जय हिंद साथियों आज का जो क्लास है वह है केमिस्ट्री का मैराथन क्लास। ठीक है, और ये क्लास जो है साथियों स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए यह क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा होगा साथियों, इसमें करीब से करीब 10 से 9 चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका जो PDF मिलेगा आपको साथियों, यह आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप दोस्तों को जरूर से जरूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा। पूरा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है एक ही क्लास में सारा का सारा चैप्टर टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जितना टॉपिक को पढ़ेंगे साथियों, पहले उस टॉपिक को देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक को इस मैराथन क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो साथियों ये केमिस्ट्री का मैराथन क्लास है। पहले भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये पहला और सीरीज जो है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है मेरे साथियों, और पहला वो है मेरा पदार्थ और उसके घटक। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर है वह है मेरा तत्व और यौगिक। दूसरा है परमाणु आवर्त सारणी एवं रेडियो धर्मिता। ठीक है, आगे देखिए जितना चैप्टर है साथियों आपको एनालिसिस करा रहे हैं। चौथा है साथियों मेरा रासायनिक बंध एवं अभिक्रिया। पांचवा है अम्ल क्षार एवं लवण। छठा है मेरा साथियों कार्बन और कार्बनिक यौगिक। और सातवां है साथियों मेरा सातवां जो है मेरा वह है विविध। ठीक है, तो टोटल केमिस्ट्री में साथियों जो मेरा वो चैप्टर है टोटल 7 चैप्टर है। ठीक है, तो एक ही मैराथन क्लास में साथियों यह केमिस्ट्री को खत्म किया जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है साथियों वह क्या है, तो वह है मेरा पदार्थ और उसके घटक। तो पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो ये मेरा है पहला चैप्टर, पहला क्लास अध्याय 1 पदार्थ और उसके घटक। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ और उसके घटक से रिलेटेड क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है साथियों, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वह पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए साथियों, तो वायु जो है, जल है, गैस है, ये एक वस्तु है। ठीक है, ये भी स्थान घेरता है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु अगर धरती पर है, अगर वह स्थान घेर रही है तो वो क्या है, वह पदार्थ ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वह 3 अवस्था होती है, ठोस, तरल, गैस। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है साथियों वह 2 होता है। कौन कौन, क्या पूछा है इसमें, दो तरीके से पूछा गया। भौतिक तरीके से पूछेगा साथियों तो 3 प्रकार का होता है, और रासायनिक तरीके से पूछेगा तो वह 2 प्रकार से होता है। कौन कौन, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं वो मेरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। नेक्स्ट है कि शुद्ध पदार्थ को किस में विभाजित किया जाता है, तो तत्व और यौगिक में शुद्ध पदार्थ को विभाजित किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, तत्व और यौगिक में शुद्ध पदार्थ को विभाजित किया जाता है। आगे है कि तत्वों को किस में विभाजित किया जा सकता है, तो धात्विक और अधात्विक और उपधातु के अनुसार तत्वों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साथी मेरा कि यौगिक को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यौगिक को, तो यौगिक को साथियों 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है मेरा वो कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। पहला है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होती है, तो वह मेरा ठोस अवस्था कहलाता है साथियों। जब बल लगाया जाए तो वह संकुचित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा वह ठोस अवस्था कहा जाता है, बल लगाने पर संकुचित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार भी निश्चित नहीं होता है, तो उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, उसे बोला जाता है गैसीय अवस्था। नेक्स्ट है कि किस अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है, तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है पदार्थ का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित जो कण होता है वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा अवस्था में। नेक्स्ट है
बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न हो सकती है? तो उसमें प्लाज्मा अवस्था जो है साथियों, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, प्लाज्मा की जो उपस्थिति चमक पैदा करती है वो किसके कारण? तो साथियों CFL ट्यूब के कारण वह चमक पैदा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहते हैं? पांचवी अवस्था जो बोला गया है वो बोला गया बॉस आइंस्टीन संघनन अवस्था जो है वो पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ की पांचवी अवस्था की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस 1920 ईस्वी में पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज किया था। आगे है साथियों बॉस आइंस्टीन अवस्था जो कैसे बना ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अत्यंत कम घनत्व वाली गैस की शीतलन सुपर कूलिंग के द्वारा जो है वो पांचवी अवस्था का निर्माण किया। तो किसने? तो बॉस आइंस्टीन ने किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा हुआ क्या है? ठोस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितना भी पॉइंट होगा साथियों ठोस से रिलेटेड सारे पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है कि ठोस का क्या है? गलनांक। क्या है? ठोस का गलनांक। तो वह स्थिर तापमान जिस पर कोई ठोस सामान्य दबाव में ऊष्मा अवशोषित करके तल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? तल बन जाता है। वह क्या कहलाता है? वो ठोस का गलनांक कहलाता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, यदि शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाई जाए तो क्या होगा? तो ठोस का जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि किसी शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका जो पिघलना कम हो जाता है। किस कारण से पिघलना कम हो जाता है? क्योंकि अशुद्धियाँ ठोसों की जालीदार संरचनाओं को कमजोर कर देती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ कम स्थिर होता है। ठीक है, और अपने मूल गलनांक से पहले ही क्या होता है? वह पिघल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ठोस में दाब। क्या है? ठोस में दाब। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब का सूत्र होता है साथियों बल गुनी क्षेत्रफल। क्या होता है? बल गुनी क्षेत्रफल। तो दाब का जो दिया गया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट वह है कि सतह के लंबवत किसी वस्तु पर लगाया गया जो शुद्ध बल होता है वह दाब ही कहलाता है। ये दूसरा पॉइंट रहा। ठीक है, दाब का परिभाषा में। आगे है साथियों दाब का जो सूत्र है वो है पृष्ठ के लंबवत अगर बल लगाया जाए और पृष्ठ के क्षेत्रफल पर तो इसे हम दाब कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र के अनुसार बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला है कि दाब का जो SI मात्रक है वह क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दाब का SI मात्रक। ठीक है, इसका जो पास्कल होता है इसे संकेत होता है। ठीक है, आगे है कि किसी ठोस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ठोस का दाब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठोस का दाब। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया साथियों कि चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं क्योंकि दाब का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए टायरों का जो है वो चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने से गलनांक जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जाए तो क्या होगा? तो दाब बढ़ने से गलनांक क्या हो जाएगा? वह कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ पर रखी बर्फ से नीचे पिघल जाती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है जिसके कारण वह पिघल जाता है, लेकिन यही पहाड़ के ऊपर रखने पर उसका जो गलनांक है वो कम हो जाता है जिसके कारण वह नहीं पिघलता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों गर्म करने पर जिन पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है दाब बढ़ने पर उसे कहा जाता है गलनांक भी बढ़ जाता है। उसका दाब बढ़ता है जैसे जैसे उसका गलनांक भी बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे मोम, घी, डालडा, नारियल का तेल एग्जाम्पल के तौर पर यह दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है दाब बढ़ाने पर, तो उनका गलनांक भी कम हो जाता है। अगर आयतन बढ़ने में कमी होती है तो उसका जो गलनांक है वो भी कम होता जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में साथियों वह है मेरा ढलवा लोहा और बिस्मत बर्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघलकर नीचे में
फिसलता है क्योंकि क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का जो गलनांक है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो साथियों वह थे मेरा ठोस से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव से रिलेटेड सारा पॉइंट को। ठीक है, तो द्रव का जो क्वथनांक होता है वह होता है कि वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ सामान्य वायुमंडलीय दबाव के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है। वह साथियों उस तरल का क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? उस तरल का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धियों का साथियों प्रभाव पड़ता है कि अशुद्धियाँ तरल पदार्थ के उबलने के दौरान वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध पानी के अणुओं को कम कर देती है। ठीक है, क्या करती है? पानी को कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम किसी तरल पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो क्या होता है? उस तरल पदार्थ का क्वथनांक कम हो जाता है। क्या होता है? उस तरल पदार्थ का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडल दाब जो है साथियों पहाड़ पर कम होता है और पानी का क्वथनांक जो है वो भी कम होता है, जिसके कारण पहाड़ के ऊपर जो है वो खाना बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है द्रव का हिमांक। क्या है? द्रव का हिमांक। द्रव का हिमांक क्या होता है साथियों? कि वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ऊष्मा ऊर्जा देकर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है तरल पदार्थ का हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि द्रवों का वाष्पीकरण। क्या है? द्रवों का वाष्पीकरण किसी तरल पदार्थ का उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस तरल पदार्थ का वाष्पीकरण कहते हैं द्रवों के वाष्पीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी तरल पदार्थ के वाष्पीकरण में कौन सा कारक प्रभावित करते हैं। साथियों प्रभावित जो करता है वो तरल पदार्थ की प्रकृति, तापमान और सतह जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है तापमान और सतह के क्षेत्र के बढ़ने का तरल पदार्थ के वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वाष्पीकरण जो है साथियों बढ़ जाता है। क्या होता है? वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी दिए गए तापमान पर तरल पदार्थ के साथ संतुलन में उस तरल पदार्थ की वाष्प द्वारा लगाए गए दबाव को क्या कहते हैं? तो उस तरल पदार्थ का वाष्प दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी तरल पदार्थ का वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है। तो साथियों उस तरल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि साथियों प्रेशर कुकर के अंदर द्रव का जो वाष्प है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि तरल अवस्था में बदलते बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित को क्या कहा जाता है। तो साथियों उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है गैस का तरल में बदलने बिना सीधे ठोस में परिवर्तित को क्या कहा जाएगा? तो उसे निक्षेपण कहा जाएगा। ठीक है, जिसे जमाव। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों द्रवों में दाब। क्या है? द्रवों में दाब। नेक्स्ट है कि इस पॉइंट में बोला गया है कि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं, जिसकी वजह से किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशा के समान रूप में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव का दाब किन कारकों पर निर्भर करता है। साथियों द्रव के घनत्व, सतह के ऊंचाई और गुरुत्व त्वरण पर क्या करता है? वह निर्भर करता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित किया जाए तो क्या होगा? तो द्रव में दाब हो जाएगा φGH प्लस वायुमंडल जो है साथियों वह हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब की जो गणना का सूत्र होता है वो द्रव में दाब GH प्लस वायुमंडल का दाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों, जहाँ एच जो है साथियों में क्या है? वो द्रव की सतह उस बिंदु की गहराई है एच, और साथियों डी द्रव का जो है वो घनत्व है, जी जो है मेरा वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है वह क्या होता है? तो द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। क्या करता है? द्रव के भीतर द्रव का जो दाब होता है वह द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर क्या करता है? वह निर्भर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे द्रव की गहराई बढ़ती है, द्रव का जो दाब है साथियों वह भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है कि एक ही गहराई पर द्रव का जो दाब होता है द्रव में चारों ओर समान होता है। क्या होता है, द्रव में चारों ओर समान होता है। नेक्स्ट है किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल से स्थित सभी बिंदु का दाब समान होता है। क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट है द्रव पात्र में द्रव सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई h पर निर्भर करती है, ना कि नली के आकार और चौड़ाई पर निर्भर करता है। इसमें निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ गहराई पर वह निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वथनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक पर दबाव का प्रभाव पड़ता है कि दाब बढ़ने से क्वथनांक जो है साथियों क्या होगा, वह बढ़ेगा। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर क्या होता है, तो सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वह बढ़ते जाता है दाब बढ़ने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को क्या कहते हैं, तो उसे प्लवन कहते हैं। किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरना उसे क्या कहते हैं, प्लवन। नेक्स्ट है प्लवन निर्भर जो करता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के भार या उत्क्षेप पर निर्भर करता है। कौन, तो प्लवन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है भार तथा उत्क्षेप प्रणोद एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है साथियों, अभी तक हम लोग पढ़े ठोस द्रव, अब हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। ठीक है, तो गैस जो है साथियों प्रथम सबसे हल्की जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, दूसरा जो हल्की गैस है साथियों वो है मेरा हीलियम, दूसरा सबसे हल्की गैस। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को और कौन सी गैस कहा जाता है, तो अस्थायी गैस साथियों हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस सबसे अधिक ज्वलनशील होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है साथियों वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट है हवाई जहाज के टायरों में जो कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है, तो गुब्बारों में साथियों हीलियम गैस ही भरे जाते हैं। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण के तरल अवस्था में उसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि समुद्र में कम गहराई पर जाने पर किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे साथियों समुद्र की गहराई में जाने पर किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो फुटबॉल में नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है यदि दो गुब्बारों के समान मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अणुओं भरे जाएं और उनसे एक साथ एक छेद किया जाए तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पहले संपीड़ित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस से हल्का होने पर भी गुब्बारे में क्यों नहीं भरा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे ज्वलनशील होता है, इसके वजह से दोबारा गुब्बारा में नहीं भरा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जिसके वजह से कोल्ड ड्रिंक में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जब NO2 और O2 प्रतिक्रिया कराते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो एक एंथेनोइट निश्चेतक बनता है, जिसे बोलते हैं साथियों एनेस्थीसिया कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनेस्थीसिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन गैस किस तत्व का अपरूप है, ओजोन गैस साथियों ओजोन गैस जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे कम इकाई जो है वो कौन है, तो डॉप्सन इकाई है सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट है कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकता है, तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से पहुंचाने तक क्या करता है, वह रोकता है। नेक्स्ट है ओजोन परत पर क्षय किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC के कारण जो है ओजोन परत में क्या होता है, वो क्षय होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर AC से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होती है।
नेक्स्ट है हंसने वाली गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों फ्रियोन का दूसरा नाम क्या है, तो फ्रियोन का दूसरा नाम है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है CFC का उपयोग जो होता है वो एरोसोल प्रणोदक और रेफ्रिजरेटर और वायु शीतलन में CFC गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन सी जहरीली गैस की उपयोग किया गया था, तो लेविसाइड का, किसका किया गया था, लेविसाइड गैस का उपयोग किया गया था। आंसू गैस का क्या नाम है, तो आंसू गैस का नाम है साथियों क्लोरोपिक्रीन, क्या है, क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, अम्लीय गैस के लिए, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो होता है साथियों वह होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO नाइट्रस डाइऑक्साइड NO2। नेक्स्ट पॉइंट साथियों किस प्रक्रिया में घनत्व में अंदर होने के कारण एक गैस दूसरी गैस में मिल जाती है, तो वो विसरण के कारण साथियों एक गैस से दूसरी गैस में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस में वृद्धि के साथ गैसों के प्रसार मिश्रण गुणों में वृद्धि होती है, तो तापमान जो है वो गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म भोजन की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है, तो विसरण के कारण जो है साथी वो पूरे कमरे में फैल जाती है। नेक्स्ट है इत्र की शीशी से खुशबू फैलता है, तो वो विसरण के कारण ही इत्र की शीशी से वो खुशबू फैलता है। नेक्स्ट है मल की दुर्गंध नाक तक जो पहुंचता है वो विसरण के कारण ही पहुंचता है। नेक्स्ट है गैस की किस स्थिति में संघनित होती है, तो उच्च दाब और निम्न तापमान में वो जो है वो स्थित रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है मेरा गैसों का विसरण। ठीक है, गैसों का विसरण किस प्रकार से किया जाता है, तो किसी भी गैस के अणुओं के स्वतः पूर्णतः मिश्रण की प्रक्रिया जो कहलाती है वो गैसों का मिश्रण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई समय में फैलने वाली गैस की जो मात्रा होती है वो गैसों का विसरण दर कहलाता है। नेक्स्ट है इस नियम के अनुसार समान तापमान और दबाव पर गैसों का जो प्रसार है साथियों दर उन गैसों के घनत्व या गैसों के मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को बोला जाता है ग्राहम का विसरण का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट मेरा गैसों पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, गैसों पर जो दाब है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है। उदाहरण के तौर पर साथियों खाना पकाने और परिवहन के लिए क्रमशः बड़ी मात्रा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है और आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गैसों का दबाव बढ़ने और तापमान कम होने पर क्या करता है, तो गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर दिया गया साथियों कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है वायुमंडल में दाब कम होने पर तरल अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अवोगाद्रो का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है। ठीक है, नियम बोल रहा है साथियों कि किस नियम के अनुसार समान तापमान एवं दबाव NTP क्या है NTP पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, क्या होती है, अणुओं की संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार क्या होता है वो समान होता है। नेक्स्ट है साथियों कि STP या NTP किसी भी गैस 1 मोल का क्या होता है, तो वह आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22.4 लीटर NTP और STP पर किसी भी गैस के 1 मोलर का जो आयतन अणुओं की संख्या होती है साथियों वो अवोगाद्रो की संख्या के बराबर होता है। तो अवोगाद्रो की संख्या का जो मान होता है साथियों वो 6.023 × 10⁻23 के जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। किसका है, डाल्टन का। तो अक्रिय गैस के अलावा जब अन्य गैसों के मिश्रण में एक दाब उत्पन्न करती है जिसे बोला जाता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि आंशिक दाब के किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का कुल दाब, मिश्रण के कुल दबाव मिश्रण में मौजूद सभी गैसों की आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। तो ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, कि नेक्स्ट पॉइंट है कि डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम पहली बार किस गैस पर लागू किया गया था। साथियों यह लागू हुआ था CO+H2 गैस पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है साथियों गैसीय मिश्रण सभी गैसों के आंशिक दबावों का कुल योग, ये मेरा सूत्र दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या बोलता है कि किस नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार एक निश्चित तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा में गैस का दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, उसे बोला जाता है बॉयल्स का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमणानुपाती के बराबर होता है, जिसे बोला जाता है बॉयल्स का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा में आयतन और उसके दबाव का गुणनफल एक स्थिरांक जो होता है वो बॉयल्स के नियम के बराबर होता है, एक स्थिरांक। ठीक है, नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो बॉयल्स के नियम के अनुसार जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसे बोलता है V समानुपाती 1/P। ठीक है, तो V बराबर होता है K/P, PV बराबर K जो है मेरे साथियों क्या है वो स्थिरांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों मेरा चार्ल्स का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या बोलता है कि किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके निरक्षेप क्या है, किसी नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके निरक्षेप तापमान के समानुपाती होता है, जिसे बोला जाता है चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो इसका V समानुपाती T दाब पर नियत जो है वो दाब पर रहता है, V बराबर KT। K जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि किसी भी गैस का जो आयतन जो होता है वो शून्य होता है। तो 0 डिग्री केल्विन से -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी ताप पर गैस के अणु जो रोकते हैं वो 0 डिग्री केल्विन से -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है वो रोका जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा गैलुसॉक का नियम। तो यह नियम बोलता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके निरपेक्ष तापमान के क्या होता है समानुपाती होता है, जिसे गैलुसॉक का नियम कहा जाता है। P समानुपाती T, P बराबर KT। K जो है मेरे साथियों क्या हो जाएगा वह नियतांक हो जाएगा। ठीक है, आगे साथियों मेरा आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होता है, वह गैस जो हर तापमान और दाब पर गैस नियम का पालन करती है वह कहलाता है आदर्श गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आदर्श गैस का सूत्र होता है V समानुपाती 1/P, V समानुपाती T, V समानुपाती N। तो V बराबर साथियों RTN/P, तो P इंटू V बराबर NRT आदर्श गैस ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो P जो है मेरे साथियों वह गैस का निरपेक्ष दाब हो जाएगा, V गैस का आयतन, N गैस के मोलों की संख्या, R सार्वत्रिक गैस नियतांक और T जो है वो परम ताप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों वह गैस जिसके अणुओं में आकर्षण बल शून्य होता है और नगण्य स्थान घेरते हैं उसे आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, कौन सी गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहार में संभव नहीं है। तो साथियों आदर्श गैस जो है वो व्यवहार में संभव नहीं है। नेक्स्ट है किस गैस में एक बड़ी संख्या में समान अणुएं पाई जाती है। समान अणुएं जो पाया जाता है वो आदर्श गैस में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों एक आदर्श गैस द्वारा व्याप्त आयतन की तुलना में उसके अणुओं द्वारा व्याप्त आयतन जो होता है वो कितना होता है, तो नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है एक आदर्श गैस के अणु किस नियम का पालन करता है। तो आदर्श गैस का जो अणु है वो नियम का पालन करता है, न्यूटन के गति का पहला नियम गति के नियम का पालन करता है। कौन करता है, गति के नियम का पालन करता है, क्योंकि यह यादृच्छिक गति कहते हैं इसे, क्या कहा जाता है, इसे यादृच्छिक गति भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि किस गैस के अणु केवल टकराव के समय बल अनुभव करता है, तो आदर्श गैस जो है सिर्फ और सिर्फ टकराव के कारण ही अनुभव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस गैस के अणु को टकराने में नगण्य समय लगता है, तो आदर्श गैस को टकराने में नगण्य समय लगते हैं। नेक्स्ट है आदर्श गैस को ठोस या तरल अवस्था में क्यों बदला जा सकता है, क्योंकि आदर्श गैस अणु के बीच आकर्षण बल जो है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस के अणु जो होता है वो केवल टकराव के समय ही बल का अनुभव करते हैं। कौन करता है? आदर्श गैस जो है साथियों टकराव के समय ही बल का अनुभव करता है, अन्यथा नहीं करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि आदर्श गैस के अणुओं को टकराने से कौन सा कितना समय लगता है, मतलब आदर्श गैस के अणु जो है साथियों टकराने से जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, तो टकराव में नगण्य समय लगता है। कितना लगता है? नगण्य समय लगता है। आदर्श गैस अणुओं के बीच शून्य आकर्षण के आधार पर आदर्श गैस में किन गैसों के करीब माना जाता है? किन गैसों के करीब माना जाता है साथियों? तो वह माना जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के करीब माना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन अस्थायी गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण बहुत ही क्या होता है, वो जटिल होता है, ठीक है, इसलिए उसे माना जाता है क्या, तो जटिल माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों पदार्थों पर वायुमंडलीय दाब। तो वायु द्वारा लगाए गए बल को क्या बोला जाता है, तो वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। वायु द्वारा लगाए गए दाब, क्या? वायु द्वारा लगाए गए बल को क्या बोला जाता है? वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। ऋतु विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव को जो बोला गया है साथियों प्राय वह क्या बोला गया, बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित किया गया है। किसको? तो ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को जो बोला जाता है वो बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार बराबर होता है साथियों 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, इससे बोला जाता है 10⁻105 पास्कल, इसको भी बोला जाता है, ठीक है। 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको बोला जाता है 102 पास्कल। दाब बराबर एक राशि जो है साथियों, दाब प्रेशर एक राशि जो होता है वो अदिश राशि होता है दाब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। नेक्स्ट साथियों जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे क्या होता है वो कम होते जाता है, जिसके कारण तरल पदार्थ जो क्वथनांक वो जो है वह भी कम होते चले जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट साथियों कि पहाड़ियों पर पानी तरल पदार्थ किस तापमान पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर नीचे ऊंचाई पर वह निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल दाब जो है वैसे वैसे क्या होता है साथियों वो कम होते जाता है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडल दाब जो है साथियों वहाँ पर बहुत ही कम होता है और क्वथनांक भी कम होता है, दोनों कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा साथियों कि वायु दाब पर आधारित उदाहरण। तो क्या कारण है कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे नहीं दबते? हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडल दाब के बराबर होता है और बाहर से आने वाले दाब को संतुलित करता है, जिसके वजह से साथियों हम लोग क्या होते हैं, नीचे नहीं दबते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन फैन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटता है, जिसकी वजह से वह रिसने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा ना करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, अतः इसके शरीर के अधिक रक्त दाब के कारण उनके नाक आदि से खून के बाहर आने की जो है वो संभावना रहती है, ठीक है। इसके वजह से सलाह दी जाती है कि रक्तचाप मतलब उच्च रक्तचाप व्यक्ति को वायुयान में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों कि नैनोमीटर जो होता है वो गैसों का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वायु दाब मापी का जो पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरता है वो आंधी तूफान की संभावना के कारण वो नीचे गिरता है। नेक्स्ट है वायु दाब मापी का पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होने के कारण वह धीरे धीरे नीचे गिरता है। नेक्स्ट है वायु दाब मापी का पाठ्यक्रम धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है, जिसके वजह से वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण क्या है साथियों, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, मिश्रण के दो घटक होते हैं साथियों, कौन कौन होते हैं। मिश्रण के जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अपरिवर्तित उसका गुण होता है, किसका, तो मिश्रण का। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के मिश्रण की संरचना पूरी तरह एक समान होती है और घटकों के बीच पृथक्करण की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है, तो समांगी मिश्रण का जो है वो कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि किस प्रकार के मिश्रण में संपूर्ण रूप से एक समान संरचना नहीं होती है और विभिन्न घटकों के बीच पृथक्करण की जो स्पष्ट सीमा है वह होती है, तो विषमांगी मिश्रण के कारण यह घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा जैसे कोल्ड ड्रिंक कम का जो मिश्रण होता है वो तरल पदार्थ गैस के कारण ही वह मिश्रण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट साथियों मेरा कि मिश्रण के पृथक्करण की जो विधियां होती है वो क्या होती है, तो ऊर्ध्वपातन सामग्री को गैर ऊर्ध्वपातन सामग्री से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन क्या होता है साथियों, तो ऊर्ध्वपातन होता है नैप्थेलिन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और कपूर आदि जो है वो मेरा ऊर्ध्वपातन के कक्ष में आते हैं। ठीक है, आगे है साथियों ऊर्ध्वपातन पर आयोडीन का जो वाष्प का रंग होता है वो बैंगनी होता है, किसमें, ऊर्ध्वपातन में। नेक्स्ट है कि एक फिल्टर पेपर के माध्यम से निलंबन को पारित करके तरल से निलंबन ठोस कणों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पृथक्करण की कौन सी तकनीक में मिश्रण के घटकों का पृथक्करण उपयुक्त अवशोषक द्वारा घटकों को अवशोषित करने की दर के अंतर पर आधारित होता है, तो वह क्रोमेटोग्राफी पर जो है वो अंतर पर जो रहता है वो आधारित रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरे साथियों, क्या है नेक्स्ट पॉइंट मेरा, विलयन। ठीक है, तो विलयन के सारे पॉइंट को भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि एक प्रकार का मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनाता है उसे कहलाता है, उस पदार्थ को बोलते हैं क्या, तो विलयन। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे विलयन ही कहा जाता है, जैसे चीनी, नमक। ठीक है, नेक्स्ट है वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को घेरता है उसे विलायक कहा जाता है। नेक्स्ट है उदाहरण के लिए पानी और चीनी के घोल में पानी विलायक है और चीनी जो है मेरा वह क्या हो जाएगा, वह विलय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस विलायक को सार्वत्रिक यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है, तो H2O जल को जो है वो यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों की घुलनशीलता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का साथियों प्रभाव पड़ता है कि तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थों की जो घुलनशीलता है वह क्या होती है, वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि तापमान बढ़ने पर गैसों की जो घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ने पर गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों कि जब दो विलयनों का ऑस्मोटिक दबाव समान होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक भाग सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड और 3 भाग HCl तो क्लोरिक एसिड का समजातीय मिश्रण कहलाता है, तो उसे अम्लराज कहते हैं। दूसरा नाम उसका है साथियों एक्वेरिजिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है HNO3 3HCl, मतलब इसका अनुपात में 3:1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों इसमें कि सोना, Au और प्लेटिनम जो है वो विलायक में घुलते हैं, जिससे एक्वेरिजिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विलयन के प्रकार। तो साथियों इसमें प्रकार जो होता है वह विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा घुली होती है, जिसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिस विलयन में घुले विलय की मात्रा आवश्यकता से कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों जल में कौन सा विलयन विद्युत का उत्पादन करता है, विद्युत का, जल का कौन सा विलयन जो है वो विद्युत का उत्पादन करता है साथियों, अम्लीय विलयन जो है वो विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से कहीं अधिक घुली हो सकती है, उस तापमान पर अधिक ना घुल सके, तो संतृप्त विलयन जो है वो अधिक नहीं घुल सकता है। ठीक है, उस तापमान पर। आगे नेक्स्ट है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय एक दूसरे
में 100% घुल सके उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसे समांगी विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साथियों, चीनी और पानी का घोल, दूध और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल। नेक्स्ट है ऐसा घोल जिसमें विलय एक दूसरे में 100% घुले हुए नहीं होते हैं जिसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जो 100% घुले हुए नहीं होते साथियों उसे क्या बोला जाता है? उसे विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। नेक्स्ट है कोलैडी समझातीय विलयन प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में यह जो होता है वो विषमांगी विलयन होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के विलयन में विलय के कणों का आकार आणविक आकार का होता है? आणविक आकार का वास्तविक विलयन होता है साथियों। नेक्स्ट है वास्तविक विलयन में कणों का जो व्यास है वो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर से 10 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁹ मीटर तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, किस प्रकार के विलयन में विलायक और विलय के कणों का जो आकार है लगभग बराबर होता है? तो वास्तविक विलयन में जो है साथियों विलायक और विलय जो कणों का लगभग बराबर होता है। ठीक है, जब किसी गैस को दूसरी गैस में परिक्षेपित किया जाता है तो सदैव किस प्रकार का विलयन जो है वो प्राप्त होता है? तो वास्तविक विलयन जो है साथियों क्या होता है? वो प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया साथियों कि नदी का गंदा पानी, वातावरण में धूल और कण। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है साथियों कि एक विषमांगी विलयन जिसमें विलय कणों की त्रिज्या 10⁻⁻5 सेमी से बड़ी होती है, अर्थात वह समांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, उसे निलंबन विलयन कहा जाता है। जैसे साथियों नदी का गंदा पानी, ठीक है, वातावरण में धूल कण के कण, ठीक है, वातावरण में धुआं आदि। आगे बढ़ते हैं साथियों कोलैडी विलयन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है तो साथियों कोलैडी विलयन जो होता है वह होता है कि एक विषमांगी विलयन होता है जिसमें विलय कणों की त्रिज्या जो है वो 10⁻5 से -10⁻7 सेमी तक ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है साथियों दूध, पनीर, शहद, खुशबू, पेंट, क्रीम। ये हो जाएगा कोलैडी विलयन का। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलैडी विलयन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है इमल्सन और एक होता है जेल। ठीक है, इमल्सन में साथियों ये द्रव का घोल होता है जैसे दूध, इत्र, पेंट आदि। मतलब इमल्सन में जो है वह समान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जेली, यह ठोस तरल का घोल होता है। नेक्स्ट है जैसे पनीर, शहद, ठीक है, फिर फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम। ये हो जाएगा इसका किसमें? तो जेली में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि कोलैडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कोलैडी विलयन और प्लस विलायक और विलय और उदाहरण। ठीक है, तो ठोस सोल जो होता है वो ठोस रूबी मोती रंगीन कोच में इस प्रकार से इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट साथियों कोलैडी विलयन का जो टिंडल प्रभाव पड़ता है वह किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कोलैडी विलयन से गुजरते समय प्रकाश की किरण बिखर जाती है जिससे क्षयित हो जाती है क्योंकि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसकी वजह से वह क्षयित हो जाता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण को अधूरे कमरे में भेजा जाता है तो कोलाइड एक घोल से होकर गुजरते हैं। प्रकाश का मार्ग घोल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार को कहा जाता है साथियों, इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है कोलैडी विलयन के कण प्रकाश किरणों को किस प्रभाव के कारण प्रकीर्णित करते हैं? तो टिंडल प्रभाव के कारण जो है साथियों वो प्रकीर्णित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सूर्य की किरणें किसी अंधेरे कमरे के छिद्र से होकर आती है तो किरणों के मार्ग में मौजूद धूल कण दिखाई देते हैं जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के मार्ग में मौजूद धूल कणों के कारण प्रकाश का जो मार्ग जो है वो चमकदार होता है जिसे बोला जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे है साथियों कोलाइड विलयन का स्कंदन। तो कोलाइड विलयन से कोलाइडल कणों के अवक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है वो स्कंदन कहलाता है। नेक्स्ट है जब किसी कट के कारण खून बहना बंद करना पड़े या उस स्थान पर फेरिक क्लोराइड या पोटास फिटकरी का प्रयोग करने के लिए खून बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्कंदन के परिणाम स्वरूप जो है वो खून बंद किया गया। ठीक है, अब है साथियों मेरा नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? तो किसी विलयन में
घुले विलय के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है उसे बोला जाता है नॉर्मलता। ठीक है, आगे है साथियों नॉर्मलता का सूत्र। तो n बराबर W/V गुनी 1000/E। E जो है मेरा साथियों ग्राम तुल्यांक, W विलय का भार और V जो है विलयन का आयतन और E जो है विलय का अनुभार और धनात्मक आयनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट साथियों मेरा मोलरता। मोलरता क्या होता है कि किसी विलयन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। इसका सूत्र साथियों m बराबर W/V गुनी 1000/m। ठीक है, m विलय का अनुभार, W विलय का भार और V जो है साथियों विलयन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मोललता। क्या है मोललता? मोललता किसे कहा जाता है? तो मोललता किसी विलायक में घुले विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहा जाता है। इसे mu से सूचित किया जाता है, मतलब m0। तो इसका सूत्र होता है साथियों m0 A/B गुनी 1000/m। A विलय का भार, m विलय का अनुभार और B जो है साथियों विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता साथियों द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान m/m% की परसेंट किसकी माप है? तो यह विलयन की सांद्रता की ये माप होती है। तो इसमें बोला है साथियों किसे विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष विलयन के द्रव्यमान के स्वरूप द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो साथियों विलयन की सांद्रता के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। तो m/m% बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुनी 100। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों तरल पदार्थों का विसरण। तरल पदार्थों का क्या होता है साथियों विसरण? इसका पॉइंट को देखते हैं। तो अत्यधिक संकेंद्रित क्षेत्र में से कम संकेंद्रित क्षेत्र की ओर पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं के प्रवाह या विस्थापन को विसरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विसरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक दोनों क्षेत्रों में सांद्रता बराबर ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विसरण की प्रक्रिया के कारण तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो तरल पदार्थ जो है वो मेरा द्रव कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि जब स्याही के एक बूंद पानी में डाली जाती है तो स्याही के अणु पानी के अणुओं के बीच फैल जाते हैं और एक सजातीय मिश्रण बनाते हैं जिसे द्रव्य तरल पदार्थ में विसरण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है साथियों, चैप्टर का नाम है तत्व और यौगिक। ठीक है, तो इससे पहले साथियों हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 धातु एवं पदार्थ एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो अभी दूसरा चैप्टर है साथियों, यह है मेरा तत्व और उसके यौगिक। ठीक है, तो सारे पॉइंट के बारे में इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। पहला चैप्टर इसी में इंक्लूड है और दूसरा भी चैप्टर जो है इसमें भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा चैप्टर में जो पहला जो सवाल दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है साथियों मेरा तत्व। पहले तत्व के बारे में देखेंगे सारे पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें बोला है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है जिससे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है तत्व। ठीक है, आगे ही तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिए गए हैं? तत्वों का जो प्रतीक है वो जो दिया गया है, ये तत्वों का जो प्रतीक है साथियों, ये जो दिया गया है वह जे बेrzelius के द्वारा तत्वों का प्रतीक को दिया गया है। ठीक है, आगे है किसी तत्व के सबसे छोटे कणों को कहा जाता है। तत्व का जो सबसे छोटे कण होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। आगे है अब तक कितने तत्वों के बारे में ज्ञात हो चुका है? तो साथियों 118 तत्व जो है वो ज्ञात हो चुका है। आगे है 118 तत्व में से कितने प्रकृति में पाए जाते हैं? तो 52 जो है साथियों 92 जो है वो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों पृथ्वी की प्रॉपर्टी में तत्व का जो क्रम होता है वह क्या है? तो साथियों उसका क्रम है, पहले क्या है? ऑक्सीजन जो है वह क्या? गैर धातु। ठीक है, फिर है सिलिकॉन धातु, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है फ्रियोन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपट्टी पर तत्वों का जो क्रम है वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम।
नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर में जो तत्वों का क्रम होता है तो वह क्या होता है, पहले ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और नियॉन, फिर उसके बाद कैल्शियम। नेक्स्ट है, कौन से तत्व ट्रेस तत्व कहलाते हैं, तो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म खनिज लोहा, तांबा, मैग्नीज और क्रोमियम जो है साथियों मेरा वह क्या है, ट्रेस तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं। साथियों वह तत्व जो पाया जाता है वो ठोस अवस्था में, अधिकतम जो तत्व होता है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कितने तत्व सामान्य तापमान पर गैर अवस्था में पाए जाते हैं। गैर अवस्था में साथियों 11 तत्व जो है वो सामान्य गैर अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कितने तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। साथियों तापमान पर और तरल अवस्था में जो पाया जाता है वह होता है पारा और ब्रोमीन। क्या है, पारा और ब्रोमीन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक जो तत्व है वो मेरा है फ्रांसियम। क्या है, फ्रांसियम। नेक्स्ट साथियों, सबसे प्रसिद्ध विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। सबसे प्रसिद्ध विद्युत धनात्मक जो तत्व है वह है मेरा सीजियम। क्या है, सीजियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों, कौन सा तत्व हथेली पर पिघलता है। हथेली में साथियों गैलियम, सीजियम और पोटेशियम जो है वो हथेली में पिघलता है। नेक्स्ट है, जीवित मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है। सबसे कम साथियों मैग्नीज जो है वो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेमिनेरिया समुद्र घास से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। लेमिनेरिया समुद्र घास से साथियों आयोडीन तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चांदी के चम्मच में अंडा खाना इसलिए वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ जो है वो क्या कर लेती है, प्रतिक्रिया कर लेती है। ठीक है, जिसके कारण चांदी के चम्मच में अंडे खाना वर्जित है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि चांदी की चम्मच अंडा खाने से काली हो जाती है क्योंकि चांदी अंडे में मौजूद सल्फर तत्व के साथ जो है वो प्रतिक्रिया करती है। क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट, सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है, तो मेरा रेडॉन जो है साथियों सबसे भारी गैसीय तत्व है। नेक्स्ट है, वह कौन सा तत्व है जिसकी सबसे बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साथियों वह पैलेडियम है जो इसके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, किस तत्व को सफ़ेद सोना कहा जाता है। साथियों सफ़ेद सोना जो कहते हैं उसे हम कहते हैं प्लेटिनम को सफ़ेद सोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि किस तत्व को एडम का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एडम का उत्प्रेरक साथियों प्लेटिनम को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे कठोर धातु जो है वो कौन सी है। कठोर धातु साथियों टंगस्टन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टंगस्टन को। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। साथियों मुक्त अवस्था में एल्यूमिनियम पाया जाता है। जो किस अवस्था में पाया जाता है, तत्व मुक्त अवस्था में। ठीक है, आगे है, किस तत्व को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। सार्वभौमिक तत्व साथियों कार्बन को बोला जाता है सार्वभौमिक तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा कि कठोर स्टील में कौन सा तत्व मिलाया जाता है। कठोर स्टील में साथियों तत्व जो मिलाया जाता है वो कार्बन को ही मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन का कौन सा अप्रूव फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होता है। फुटबॉल के आकार के रूप में जो व्यवस्थित किया जाता है वो फ्लोरीन को किया जाता है। किसको किया जाता है, फ्लोरीन को। नेक्स्ट है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। साथियों सबसे कठोर तत्व जो है वह है मेरा हीरा। कार्बन का अप्रूव है जो सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में साथियों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है, Si। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है साथियों, आवारा या भटका हुआ जो तत्व कहते हैं वह हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, आश्चर्य तत्व के नाम से किसे जाना जाता है। तो टाइटेनियम को आश्चर्य तत्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस तत्व में अधिकतम 27 समस्थानिक होते हैं। 27 समस्थानिक साथियों पोलोनियम में होते हैं। किस में होते हैं, पोलोनियम में सबसे जो अधिकतम समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मरकरी एक
तरल धातु है जिसे कहते हैं क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस धातु के अणुओं के बीच बहुत कम आकर्षण होता है? तो पारा जो है इसमें बहुत कम आकर्षण होता है। नेक्स्ट है, किस तत्वों को सफ़ेद कोयला कहा जाता है? सफ़ेद कोयला साथियों यूरेनियम को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों, हेलोजन तत्वों में सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सा है? सबसे कम प्रतिक्रियाशील साथियों आयोडीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आयोडीन को। नेक्स्ट है, हेलोजन तत्वों में से सबसे अधिक सक्रिय कौन है? तो फ्लोरीन जो है मेरा वह सबसे अधिक सक्रिय है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु जिसका गलनांक बिंदु एवं क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक होता है? तो हीरा में होता है साथियों सबसे गलनांक बिंदु एवं क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक। किसमें? तो हीरा में, जो कार्बन का एक ठोस रूप होता है। ठीक है, आगे है कि साइकिल के लिए रिंग को कोटिंग करके जंगरोधी बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें क्रोमियम का उपयोग किया जाता है साइकिल के रिम को कोटिंग करके जंगरोधी बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो साथियों इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है जंगरोधी बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि लोहे में किस की उपस्थिति में जंग लगता है? लोहे में, तो साथियों इसमें ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में लोहे में क्या होता है? जंग लग जाता है। ठीक है, आगे है कि लोहे में जंग लगाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन कहते हैं। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जिंक का उपयोग किया जाता है। और उसका जिंक का क्या किया जाता है? लोहे में जंग से बचाने के लिए उसमें कोटिंग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयरन को कठोर बनाने के लिए कौन सा तत्व मिलाया जाता है? आयरन को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। लोहा का कौन सा अधिकतम जो अशुद्ध रूप है वह मेरा कच्चा लोहा। क्या है? कच्चा लोहा, जो लगभग 2 से 5% पाया जाता है अधिकतम रूप। नेक्स्ट है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो गाढ़ा लोहा होता है। क्या होता है? गाढ़ा लोहा, जो 0.12 से लेकर 0.25% तक होता है शुद्धतम रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा कि समानांतर बेसमेर क्या है? समानांतर बेसमेर विधि द्वारा बनाई गई जो मिश्र धातु जो होती है वो स्टील होती है। क्या होती है? स्टील। नेक्स्ट है कि स्टील को नरम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग। कौन सा स्टील जंग नहीं खाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है लगभग साथियों 11% से 15% होती है, जो स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट है, कौन से पोषक तत्व वायुमंडल तथा मृदा जल से प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन से होता है, कार्बन से होता है और ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पोषक तत्व वातावरण में प्राप्त नहीं हो सकते हैं किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है? तो वह जैविक या रासायनिक उर्वरक के द्वारा जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है जाना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है धातु। पहले पढ़े जो वह तत्व के बारे में, सारा पॉइंट जो देखे वो तत्व के बारे में था। अब हम लोग धातु के बारे में देखते हैं। तो साथियों धातु क्या होता है? तो इसमें होता है कि किसमें त्याग द्वारा धनायन बनाने की प्रवृत्ति, जिसमें त्याग करके धनायन बना दिया वही क्या हो गया? धातु। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किन तत्वों की सबसे बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो धातु का जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से तत्व है जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? तो उसे धातु ही कहा जाता है। जो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, कौन छोड़ता है? तो धातु छोड़ता है। नेक्स्ट उदाहरण के तौर पर दिया है साथियों, अम्ल प्लस धातु तो बन जाएगा क्या? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से तत्व है जो क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? साथियों क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो देता है वो मेरा धातु ही देता है। ठीक है, आगे देखिए इसका एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर दिया है साथियों, क्षार प्लस धातु तो क्या हो गया? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन होते हैं? तो साथियों प्रमुख भौतिक गुण जो है वो है मेरा कठोरता, चाकू से काटा या खरोचा ना जा सके, चमकदार, तन्यता, तार में ढलान, आवर्धनता। ठीक है, चादर में ढलान, भंगुरता, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना।
ठीक है, ये क्या हो जाता है मेरे साथियों, धातु का जो है मेरा भौतिक गुण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे जो अधिक तन्य वाली धातु होती है वो मेरा क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है सबसे अधिक तन्य वाली धातु, सोना। नेक्स्ट है कि कुछ ठोस पदार्थ को पीटने पर वे एक पतली चादर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ अनिनाशी, क्या है, अनिनाशी होते हैं। वह जो कहलाता है वह क्या कहलाता है साथियों, उसे कहते हैं अघत वर्णितता धातु। क्या कहते हैं, अघत वर्णितता धातु, जो सोना होता है, चांदी होता है और तांबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लिथियम और सोडियम के महत्व जो गुण होता है वह क्या होता है, तो उसका गुण है साथियों मुलायम होता है और ये चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साबुन का जो उत्पाद है वह क्या है, तो साबुन का उत्पाद साथियों ग्लिसरीन होता है। क्या होता है साबुन का उत्पाद, ग्लिसरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट साथियों, किन तत्वों का घनत्व अधिक होता है और वे विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वो साथियों कांच को छोड़कर सभी धातु जो होते हैं, लेकिन विद्युत का जो है वो कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि घनत्व का क्रम क्या होता है, तो घनत्व क्रम साथियों पहले होता है तांबा, फिर सीसा, फिर सोना, फिर प्लेटिनियम। ठीक है, ये घनत्व का क्या हो गया मेरा, ये क्रम हो गया। आगे है कि किन धातुओं का गलनांक जो है बिंदु सामान्य कम होता है, तो गैलियम का होता है, सीजियम का होता है, पोटेशियम का होता है और हथेली पर पिघले जाते हैं यह। ठीक है, नेक्स्ट है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी प्रकृति अवस्था में वापस आ पाता है वह क्या कहलाता है, तो लोच कहलाता है। प्रकृति के पदार्थ अवस्था में क्या हो जाता है, वो वापस आ जाता है, इसे क्या कहते हैं, उसे लोच कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है, तो साथियों कुचालक है वो मरकरी और सीसा। ठीक है, ये क्या है मेरा, विद्युत का कुचालक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। विद्युत की अच्छी जो सुचालक होती है साथियों वो मेरा चांदी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। जिसे संकेत होता है साथियों, चांदी का संकेत क्या है, Ag, और कॉपर का क्या है मेरा, Cu। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन से यौगिक सामान्यतः क्षारीय होते हैं। सामान्यतः क्षारीय जो होता है साथियों वो मेरा धातुओं के ऑक्साइड होता है, जो होता है वह क्या क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातुएं कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, उसके बाद मेरा हो जाएगा कैल्शियम, फिर सोडियम और सीजियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये धातु जो होते हैं जल और वायु के साथ अति क्रियाशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि इसमें बोला है कि वह धातु जो है कौन सी है जिसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्चतम होता है। तो साथियों टंगस्टन जो है इसका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है दोनों जो है इसका क्या होता है, उच्चतम होता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली जो धातु था वो मेरा क्या था, तांबा था, जो मानव द्वारा जो है वो पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जो धातु होती है वो मेरा क्या होता है, लोहा होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में साथियों ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर धातुओं का जो क्रम होता है वो क्या होता है, वो है पहले एल्युमिनियम, फिर है फ्लोरीन, फिर है मेरा साथियों कैल्शियम, फिर है मेरा सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु साथियों मेरा वो आता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि सबसे भारी जो धातु है, सबसे भारी जो धातु होते हैं साथियों वो मेरा ऑस्मियम होता है, सबसे भारी धातु। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था में साथियों पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पारा। नेक्स्ट है कौन सी केवल तरल धातु है जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घोलकर मिश्रण अमलगम बनाती है, तो वह पारा धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी के बाद सबसे अघुलनशील धातु जो होता है साथियों क्या होता है, वो मेरा सोना होता है। नेक्स्ट है सोडियम मैग्नीशियम की खोज किसने की थी, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था, सोडियम मैग्नीशियम की खोज किसने किया था, हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट है पोटेशियम और कैल्शियम की जो खोज किया था साथियों वो हम्फ्री डेवी ने ही किया था। नेक्स्ट है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया धातु के प्रतिक्रियाशीलता का प्रमाण जो देता है वो मेरा विस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन देता है इसका प्रमाण, विस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों इसका एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है साथियों धातु A प्लस धातु B लवण विलयन जो है वो क्रिया करता है, फिर धातु B प्लस धातु A लवण विलयन ही प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है प्रतिक्रियाशीलता। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला के नीचे दिए जाने पर किसी तत्व की जो प्रतिक्रियाशीलता जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, धातुओं की जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो क्या होता है। तो पहले होता है कैल्शियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है साथियों पहले पोटेशियम होता है, ठीक है, फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, उसके बाद क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन, फिर होता है पीवी मतलब सीसा, उसके बाद होता है कॉपर। ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है कि कौन सी धातु सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है और उत्कृष्ट धातु के रूप में भी जाना जाता है। तो सोना होता है और चांदी और तांबा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोना चांदी ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब अभिक्रिया किया जाता है तो। नेक्स्ट है कि चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक खुली रखने पर काली क्यों हो जाती है। क्योंकि साथियों चांदी सल्फर धातु के साथ जो है वो अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फर बना देता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है वो काला हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु अपने सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बनाती है जब वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है वायु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या हो जाता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम बन जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जिंक है, फिर क्या है, लेड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में साथियों सोना और प्लेटिनम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत का जो बनना क्या कहलाता है। तो एनोडाइजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग, जो ऑक्साइड की परत की तरह क्या कहता है वो कहलाता है। ठीक है, बनना जो उसका क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि भोजन को टीन से लेपित किया जाता है, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक भोजन में मौजूद कार्बनिक अम्ल के साथ जो है वो क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। ठीक है। सारा पॉइंट जो था साथियों वह धातु से रिलेटेड था। अब जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अधातु से रिलेटेड। ठीक है। तो अधातु का पहला पॉइंट है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण का ऋण बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है। उसके बाद क्या बनाता है वो, ऋणायन बनाता है, तो उसे कहते हैं अधातु। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो वो अधातु के होते हैं। नेक्स्ट है कि किस तत्व की बाहरी कक्षा में सामान्यतः 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातु में जो है साथियों 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुण कौन कौन होते हैं। तो भौतिक गुण जो है साथियों वह होता है मेरा कठोरता, जो चाकू से काटना या खरोचा जा सके, चमकदार, तन्यता तार में ढलान, अगधवर्णीयता सीट में ढलान, भंगुरता छोटे छोटे टुकड़ों में हो सके, वह जो मेरा होता है क्या होता है, अधातु के भौतिक गुण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि कौन से तत्व सामान्यतः ठोस एवं गैसीय अवस्था में होते हैं। तो अधातु जो है वो सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु है वो कौन है। तो वो मेरे सामान्य अवस्था में साथियों ब्रोमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से तत्व विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विद्युत के कुचालक साथियों अधातु है, जो सिवाय ग्रेफाइट के जो विद्युत का कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से तत्व भंगुर होते हैं। भंगुर जो साथियों अधातु सिवाय ग्रेफाइट और आयोडीन होता है जो भंगुर होते हैं। नेक्स्ट है धातु और अधातु के जो मुख्य अंतर होता है साथियों वह क्या है। तो अधातु का घनत्व और क्वथनांक बिंदु जो है वो तन्य शक्ति धातु की तुलना में जो है वो कम होती है। ठीक है। आगे साथियों फास्फोरस, फास्फोरस का इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। ठीक है। तो फास्फोरस जो है साथियों वो पीली रोशनी से जलता है, इसलिए यह भी कहा जाता है पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस अस्थिर क्यों होता है साथियों। तो क्योंकि इसमें 40 डिग्री सेल्सियस पर स्वचालित रूप से चलता है, जिसके वजह से इसके अस्थिर होता है। ठीक है। हड्डी में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस का। ठीक है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद फास्फोरस
पी स्थिर क्यों होता है? शायद फास्फोरस जो है वो स्थिर इसलिए होता है क्योंकि वह स्वचालित रूप से नहीं जलता है, जिसके वजह से वह क्या होता है, वह स्थिर होता है, स्वचालित रूप से नहीं जलता है। नेक्स्ट है साथियों कि माचिस की तिलियां या बारूद बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो पीला फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, नाइट्रोजन तत्व के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन तत्व के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो पौधों में प्रोटोप्लाज्मा, अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अम्ल डीएनए आरएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण पदार्थ अपना रूप और गुणता बदल देता है या एक से अधिक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं अपरूप, एलोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एलोट्रोप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि कार्बन तत्व जो है वो क्या है? कार्बन तत्व के बारे में देखते हैं। तो कार्बन तत्व जो है साथियों वह कौन सा तत्व है? तो वह श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं कार्बन तत्व में। ठीक है, क्या पाया जाता है उसमें? श्रृंखलन तत्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है श्रृंखलन तत्व का गुण कौन सा है साथियों? तो कार्बन और सल्फर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कार्बन द्वारा श्रृंखलन गुण का जो विशेष क्या है, विशेषता जो उसका है साथियों, परमाणु की संख्या एक लंबी श्रृंखला बनाने की स्वसंचरण क्षमता फ्लोरीन में होता है, जो इसका जो होता है संख्या वो 60 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि कार्बन का जो अपरूप जो है वो क्या है? तो हीरा है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है वो कार्बन का अपरूप है। हीरे की संरचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय होती है साथियों हीरे की संरचना। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है ग्रेफाइट का। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक कठोर तत्व, सर्वाधिक कठोर तत्व जो है मेरा क्या है? वो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। और सर्वाधिक मुलायम जो है साथियों मेरे सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम। कौन सा अधातु तत्व विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक साथियों ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि कौन सा अपरूप विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक क्या है साथियों मेरा? हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट है हीरे का उपयोग किस में किया जाता है? तो आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग साथियों शुष्क सेल में किया जाता है। किस में किया जाता है? शुष्क सेल में। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा संवहक है, क्योंकि इसकी जो अष्टफलकीय संरचना के कारण ये जो है वो अच्छा संवहक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि शीशा काटने में किसका उपयोग किया जाता है? शीशा को काटने में साथियों काला हीरा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेड पेंसिल में लेड पेंसिल में लेड पीबी कितना % होता है? तो उसमें 0% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सल्फर। क्या है? सल्फर। संकेत क्या होता है साथियों? S, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका आयोग लॉच और शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे वाल्कनीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टायर और बैटरी के कवर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? टायर और बैटरी के कवर के रूप में साथियों उपयोग किया जाता है सल्फर तत्व मिलाया हुआ रहता है, जो रबर वाल्कनीकृत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन की जो खोज किया है वो किसने किया है? तो ऑक्सीजन का खोज साथियों सीले और फ्रिस्टले ने किया है। किसने किया है? सीले और फ्रिस्टले। नेक्स्ट है प्रकृति में रबर सल्फर तत्व मिलाने पर रबर की जो ताकत और लोच बढ़ जाती है और ये सख्त हो जाती है। किसके कारण? तो इसका बाल्कनीकरण के कारण यह लोच बढ़ जाती है और यह क्या होता है? सख्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह ऑक्साइड देता है, जो पानी में घुलने पर अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल बनता है। नेक्स्ट है गैर धातु ऑक्साइड आमतौर पर कमरे के तापमान पर कैसे होती है? साथियों उसमें गैसीय अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा उपधातु। अब पढ़ेंगे उपधातु के बारे में कुछ पॉइंट को। तो साथियों उपधातु में क्या होता है कि किसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। धातु का गुण और धातु का गुण और अधातु का गुण पाया गया उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपधातु। ठीक है, कुल कितने उपधातु उपस्थित होते हैं साथियों? तो 7। कौन कौन? तो सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ठीक है, एंटीमनी और टेल्यूरम, फिर है पोलोनियम। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों किस उपधातु का उपयोग एकीकृत
परिपथ में किया जाता है। एकीकृत परिपथ में साथियों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग करता है उसे कहते हैं उपधातु। नेक्स्ट है कि इसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। तो उपधातु में साथियों एल्युमिनियम का होता है और जिंक का होता है और पीबी मतलब सीसा का ऑक्साइड अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है वो अलग क्षारीय होता है। आगे है साथियों नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, तो वह है मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में क्या बताया है साथियों कि किसी धातु का धातु या अधातु के साथ समजातीय मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो ठोस में ठोस का विलयन होता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को कहते हैं क्या, तो मिश्र धातु। ठीक है, इसमें देखेंगे साथियों कि मिश्र धातु कितना परसेंट है। इसमें ये मिश्र धातु हो गया, इसमें हो गया धातु प्लस धातु। तो पीतल में साथियों जो है वो धातु प्लस जो धातु रहता है वो 70% और जिंक रहता है 30%। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांसा में कितना रहता है साथियों, तो कांसा में रहता है 88% और 12% रहता है टीन। नेक्स्ट है कांस्टेंट में कितना रहता है, तो कॉपर रहता है 55% और निकेल्स रहता है 45%। मुद्रा धातु में कितना रहता है, तो कॉपर रहता है 88% और टीन रहता है साथियों 4% और पी मतलब पोटेशियम, ठीक है, वो रहता है मेरा 1%। नेक्स्ट साथियों बेल धातु, इसमें कितना रहता है, तो टीन तो कॉपर जो रहता है मेरा 80% रहता है और टीन जो है मेरा वो 20% रहता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट साथियों मेरा कि मोनेल धातु। क्या है, मोनेल धातु, इसमें कितना रहता है, तो कॉपर साथियों इसमें कॉपर कितना रहता है, 1% नहीं रहता है। Cu+F+I मतलब Ni निकल्स, इसमें कोई परसेंट नहीं है। ठीक है, जर्मनियम में कितना रहता है साथियों, इसमें भी कोई परसेंट नहीं है। नाइक्रोम में इसमें कोई परसेंट नहीं है। सोल्डर में इसमें भी कोई परसेंट नहीं है। रोल्ड गोल्ड क्रीमी सोना इसमें भी कोई परसेंट नहीं है। ठीक है साथियों, लेकिन इसका जो संकेत दिया गया है साथियों वो धातु प्लस धातु, वह क्या क्या दिया गया उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गमन मेटल, इसमें क्या है, तो Cu+ गमन मेटल जो बनता है वो कैसे बनता है, तो वो बनता है Cu मतलब कॉपर से बनता है, जिंक और Sn टीन से बनता है। ठीक है, गुलाब धातु जो बनता है साथियों वह किससे बनता है, Bi+Sn+Pb। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, तो वह है खनिज और अयस्क। क्या है, खनिज और अयस्क। तो धातुओं और उनके यौगिकों से धातुओं और उनके यौगिकों से निकले गए पदार्थ जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है, तो साथियों उसे कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। नेक्स्ट है कि सीसा और जास्ता को किस रूप में जाना जाता है, तो जुड़वा खनिज के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित जावर खदान प्रसिद्ध जो है वह किस लिए है, तो सीसा और जास्ता खनन के लिए ये मेरा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से कम व्यय में प्राप्त की जा सकती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट है सभी अयस्क खनिज, लेकिन सभी खनिज नहीं होते हैं वो अयस्क होते हैं। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, धातुओं के अयस्क क्या है, विभिन्न धातुओं का जो अयस्क है वो क्या है, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या होगा साथियों, मिर्ची सॉल्ट पीटर बोरेक्स हो जाएगा। फिर पोटेशियम का क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम का साथियों नाइटर साल्ट फिटर हो जाएगा। एल्युमिनियम का क्या होगा साथियों, तो बॉक्साइड हो जाएगा। फिर फेल्ड अस्पर हो जाएगा। फिर कोरोडेम हो जाएगा। फिर आएगा साथियों क्रायोलाइट। ठीक है, ये मेरा किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा। कैल्शियम का क्या होगा साथियों, तो डोलोमाइट हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट साथी मेरा मरकरी। मरकरी का क्या हो जाएगा, तो सिनेबार हो जाएगा। लेड का गलेना हो जाएगा और मैग्नीज का हो जाएगा फ्लोरोलूसाट। ठीक है, लूसाइट। आयरन का क्या होगा, तो आयरन का हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साइरेटाइट। ठीक है, और कॉपर साथियों, तो कॉपर का क्यूप्राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है मेरा साथियों धातुओं का पृथ्वीकरण। क्या है, धातुओं का पृथ्वीकरण कैसे होता है, तो उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं जैसे मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम आदि को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पीले हुए अयस्क से निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इसको निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया है जिसमें धातु के अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है। उच्च तापमान का गर्म किया जाता है, तो किसके साथ, तो साथ ही वह कैल्सिनेशन प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, उच्च तापमान के द्वारा जो है वो
गर्म किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति की उपस्थिति में गलनांक से कम तापमान पर लगातार गर्म क्रिया किया जाता है। जो उसे क्या जाता है, लगातार क्या जाता है, उसे गर्म किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे रोस्टिंग प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे रोस्टिंग प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यौगिक। यौगिक क्या होता है साथियों, तो जब दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। मानव शरीर में यौगिक का क्या क्रम है साथियों, पहले क्या होता है, तो पहले जल होता है, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है गन पाउडर। बारूद की खोज किसने किया था, तो रोजर बैकन ने किया था। किसने किया था, रोजर बैकन ने। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि कोयला, गंधक और सोरा के मिश्रण से क्या प्राप्त होता है, तो बारूद प्राप्त होता है। नेक्स्ट साल्टपीटर सोरा जो होता है साथियों पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में होता है। नेक्स्ट है चौक, चूना पत्थर, संगमरमर किस यौगिक से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मेरा कि मोती का जो मुख्य घटक होता है यौगिक वो क्या होता है, तो CaCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडे का जो छिलका किस यौगिक से बना होता है। अंडे का छिलका साथियों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है अंडे का छिलका साथियों, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि सिल्वर आयोडाइड AgI का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो साथ ही वह कृत्रिम वर्षा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 को कहा जाता है, उसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूनर कास्टिक। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 का उपयोग किया जाता है तो मतदाताओं की उंगली पर निशाने लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों की कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो साथियों इसमें यौगिक रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HF के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सोडियम थायोसल्फेट जो होता है Na2S2O3 किस यौगिक का रासायनिक नाम है, तो हाइपो का ये रासायनिक यौगिक का नाम है। नेक्स्ट साथियों किसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और फोटो दोनों में किया जाता है, तो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों Pb3O4 ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड जो होता है वो किसका बना होता है, तो वह होता है साथियों बर्मिलियन। क्या है, बर्मिलियन भी इसे कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम से जान सकते साथियों, किसका नाम से, बर्मिलियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से यौगिक सामान्यतः क्षारीय होते हैं, तो क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से यौगिक सामान्यतः अम्लीय होते हैं। अम्लीय साथियों धातुओं के ऑक्साइड जो होता है वो अधातुओं के ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों कि क्या है, फिलोस्फर वुल या यासद पुष्प किसके बने होते हैं, तो जिंक ऑक्साइड का बना होता है जिसे जैडानो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्षा जल, अशुद्ध जल विद्युत के कैसे चालक है, तो विद्युत के शुद्ध कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है कैप्सूल कवर किस यौगिक का बना होता है। कैप्सूल कवर साथियों यह स्टार्च जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, जिलेटिन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है साथियों यौगिक में तत्वों के अनुपात के जो नियम है वह क्या है उसको देखते हैं। तो पहला पढ़े साथियों कि किस नियम के अनुसार तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, तो निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं साथियों। स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार जो है तो हमेशा वो मौजूद रहता है। इसका अनुपात जो है साथियों 6:1 होता है। ठीक है, मतलब 6:1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे साथियों कि स्थिर समानुपात का जो नियम या निश्चित समानुपात का जो नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा गया है, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के साथ मिलकर छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होता है जो कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है कि गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो जॉन डाल्टन के द्वारा गुणित अनुपात का नियम को दिया गया है। ठीक है,